हेलो एवरीवन। आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 9 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था प्रिंस विभूषण जाग गए हैं और जागने के तुरंत बाद उन्होंने पूरी वैन सेना का खात्मा कर दिया है। पर ऐसा करते ही वहाँ पर जो हज़ारों की लाशें पड़ी थी उन सब से स्पिरिट्स निकलने लगी। उनकी रिसेंटमेंट एनर्जी से प्रिंस को तकलीफ़ होने लगी। तभी बाओशन सरन वहाँ आ गई उन्हें बचाने के लिए। वांगजी दूर से ही उन दोनों को देख रहा था। बाओशन सरन ने प्रिंस विभूषण को गले से लगा लिया था। अभी भी प्रिंस का चेहरा नहीं दिख रहा था। वांगजी को बस उनके बिखरे बाल और काली पूंछ दिख रही थी। तभी बाओशन सरन ने कहा कि हमें स्पेशल पर्सन ढूंढने में बहुत वक्त लगा, लगभग 1000 साल। और वांगजी को समझ आ गया वो उसकी बात कर रही है। वो प्रिंस का सोलमेट है। उसे जितनी खुशी हुई उतनी ही परेशानी भी, क्योंकि वो तुरंत अपने वेल को ढूंढने लगा। पर जहाँ से उसने आसमान में उड़ान भरी थी प्रिंस के साथ, वो तो वहीं पर गिर गया था। अभी यहाँ इस लाशों के ढेर में उसे अपना वेल तो नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर उसका स्पिरिचुअल वेपन होता तो शायद वो किसी भी तरह से अपने वेल को ढूंढ पाता, कम से कम कोई और उपाय तो कर पाता। उसने टेंपल में वापस जाने के बारे में सोचा, पर वहाँ से टेंपल के गेट्स बहुत दूर थे। उसे यहाँ से बस गेट पर कुछ हलचल सी दिखाई दे रही थी। चींटियाँ निकल रही थी मानो। वो तो यीलिंग के डिसाइपल्स थे। वांगजी ने अंदाज़ा लगा लिया शायद वो इसी तरफ आ रहे थे अपने प्रिंस से मिलने के लिए। उनमें से एक पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हुए भी था कोई। वो शायद वांगजी के शुफू हो गए, वांगजी सोचने लगा। पर उन सबको यहाँ आने में तो काफ़ी वक्त लगेगा। वांगजी ने साय किया, पर तभी वहाँ की ची एनर्जी में कुछ फ़र्क पड़ा तो वांगजी पीछे उन दोनों ड्रैगन्स की तरफ देखने लगा। बाओशन सरन ने प्रिंस के सामने एक मास्क पकड़ा था जो काले मेटल का था, और प्रिंस ने साय करके वो मेटल का मास्क अपने हाथ में लिया और अपने चेहरे पर लगा लिया। वो मास्क तो जैसे उनके चेहरे के साथ मिल गया, उनकी त्वचा में। वांगजी अभी भी उनके बस गले तक ही देख पा रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा चिन तक। पर उसे समझ आ गया था उनके चेहरे के सारे फीचर्स चले गए हैं, जो सीधा उनके एंडलर्स तक पहुंच गया है। ऐसा लग रहा था प्रिंस ने एंडलर वाला हेलमेट पहन रखा है। उस मास्क की वजह से प्रिंस की ची एनर्जी अचानक से दब गई। बस एक जेंटल रिदम रह गया। ऐसा लग रहा था वो मास्क प्रोटेक्टिव तलिस्मान से बना है, जिसने प्रिंस के पावर्स को दबा कर रखा है। तभी प्रिंस आगे बढ़ा, वांगजी के सामने आकर खड़ा हुआ, और वांगजी के गाल लाल हो गए, क्योंकि अब जाकर वांगजी ने देखा था कि प्रिंस कितने लंबे हैं। अब जाकर वांगजी ने नोटिस किया कि प्रिंस असल में कितने लंबे हैं। प्रिंस ने कहा, अब तुम देख सकते हो, इस मास्क की वजह से तुम सुरक्षित रहोगे। वांगजी को प्रिंस की आवाज़ बिल्कुल अलग आ रही थी। जो वांगजी ने सुनी थी उससे तो बिल्कुल भी अलग। ये बहुत शांत और दबी दबी सी लग रही थी। ये पहले की तरह खुशनुमा बिल्कुल भी नहीं थी, जो कुछ देर पहले वांगजी की यादों में बसी थी। अचानक से वांगजी को अपने बाजू पर प्रिंस का हाथ महसूस हुआ। वो हाथ इतना बड़ा था कि वांगजी की पूरी बाजू उस हाथ ने ढक ली थी। प्रिंस ने बहुत ही आसानी से वांगजी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। वांगजी ने देखा प्रिंस के हाथ आम नहीं है। उनके हाथों के नाखून पंजों की तरह आगे से मुड़े हुए हैं, जो उनकी उंगलियों का ही हिस्सा है। वो चाहे तो अपने पंजों से ही किसी को चीर कर रख दे। फिर भी वांगजी के साथ उनका स्पर्श इतना सॉफ्ट था, इतना जेंटल था। जब वांगजी सही से अपने पैरों पर आ गया तो उसे प्रिंस की हाइट का ठीक से अंदाज़ा हुआ। उसके ख्याल से प्रिंस नी मिंगजे से भी एक हाथ ऊपर होंगे। उसने कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो सबसे लंबा आदमी देखा था वो नी मिंगजे था। पर उससे भी भयंकर बात ये थी कि प्रिंस उसके हस्बैंड बनने वाले हैं। वांगजी ने अपनी आंखें प्रिंस से दूर हटाने की कोशिश की।
अपना चेहरा झुकाए रखा। कम से कम उसके बाल उसके झूलते हुए कानों को तो छुपा ले। पर उसके अंदर की जिज्ञासा के कीड़े का क्या करे। वांगजी ने बस एक बार छुप कर प्रिंस की तरफ देखा तो वो समझ गया प्रिंस उसके और पाओशन सरन के ऊपर टावर की तरह खड़े हैं। वांगजी ने देखा इस मास्क ने तो प्रिंस का पूरा चेहरा ढक दिया है। उनके नाक कान ओठ कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कोई अलग ही बंदा सामने आकर खड़ा है। यहाँ तक कि उस मास्क में सांस लेने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी थी, ना ही मुंह के लिए अलग से। बस वहाँ पर आंखों की जगह दो काले गड्ढे बने हुए थे, पर उनमें देखने पर ऐसा लगता था जैसे आप घने अंधेरे में घूरते जा रहे हो, उसमें डूबते जा रहे हो। वांगजी ने अपने आप को प्रिंस की तरफ घूरते हुए पाया। वो तो बस ये अंदाज़ा लगा रहा था कि प्रिंस कैसे दिखते होंगे। वांगजी ने अपनी यादों में एक मरती हुई लेडी को देखा था। वो बहुत खूबसूरत थी। वो ज़रूर से प्रिंस की माँ होंगी। यकीनन प्रिंस के पिता भी काफ़ी खूबसूरत रहे होंगे। तो प्रिंस की खूबसूरती को लेकर वांगजी को कोई शंका तो नहीं थी। वांगजी को अभी भी प्रिंस ने पकड़ा हुआ था। जब उसके बाजू पर प्रिंस की उंगलियों की हरकत उसे महसूस हुई, तब जाकर वो होश में आया और उसने अपने आप को अपने होने वाले हस्बैंड को इतनी बुरी तरह से घूरते हुए पाया तो उसने फिर से एक बार नजरें हटा ली, बस इस बार शर्म से। ऐसे अपने होने वाले हस्बैंड को देखना कोई अच्छी बात थोड़ी ही होती है, पर यह बात बहुत बुरी थी कि वांगजी अभी प्रिंस की नज़रों से छुप नहीं सकता था। वहाँ पर छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो अपने आप को ब्लश करने से कैसे रोके। एक तो प्रिंस उसके सामने इस तरह से खड़े हैं, सिर्फ अपने अंडर रोब्स में, वो भी उनकी चेस्ट पूरी तरह से विजिबल है। उनके वो एब्स जो उनके काली स्किन के साथ कहीं कहीं ब्लेंड होते जा रहे थे। वांगजी तो उसे अपनी नज़रें बड़ी मुश्किल से हटा पा रहा था। अब वो होश में आते हुए प्रिंस के सामने झुकते हुए बोला, त्यांशा। वो तो बस प्रणाम करना चाहता था, पर प्रिंस ने उसे आधे रास्ते में ही रोक लिया। बिल्कुल नहीं, प्रिंस ने कहा। लांझा, तुम मेरे सामने कभी वो नहीं करोगे। प्रिंस की गंभीर आवाज़ के साथ साथ वांगजी को उनकी पकड़ की मजबूती भी महसूस हुई, जैसे कि उन्होंने अपना प्रेशर बढ़ा दिया हो। वो समझ गया कि प्रिंस कितने सीरियस है इस बात को लेकर। तो वांगजी ने बस हाँ में सिर हिलाया। प्रिंस ने वांगजी के बाजू से अपना हाथ हटाया और उसके चिन के नीचे पकड़ा। उसका चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसे निहारते हुए बोले, खूबसूरत। फिर उन्होंने वांगजी का चेहरा दाएं और बाएं घुमाया और बोले, तुम बिल्कुल चांद की रोशनी की तरह हो। वांगजी तो और भी ज़्यादा शर्मा गया। अपनी दिल से तारीफ सुनकर उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या करे, पर प्रिंस ने इस बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। वो समझ पा रहा था इस वक्त वांगजी कितनी बुरी तरह से शर्मा रहा है। फिर भी प्रिंस ने उंगली से वांगजी के नाक पर टैप किया, जिससे तो वांगजी की हालत और भी खराब हो गई। प्रिंस ने कहा, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चांद। माफ़ करना, मेरी वजह से थोड़ी देर पहले तुम्हें तकलीफ़ हुई। प्रिंस तुरंत नीचे बैठ गए, वांगजी के पैरों को टटोलने लगे और पूछा, तुम्हारा पैर कैसा है? प्रिंस ने वांगजी के रोब्स को उठाते हुए खुद से उसका पैर चेक करना चाहा, पर वांगजी तुरंत पीछे हट गया और बोला, शिमलेस। और फिर खुद ही डर गया। वो दोनों तो सोलमेट्स है, पर पर प्रिंस को भी समझ में आना चाहिए, इतनी जल्दी इतनी नज़दीकियाँ ठीक नहीं, जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। मुझे तो परेशान हो उठा था, डर रहा था, क्योंकि प्रिंस अभी भी ज़मीन पर बैठे उसी की तरफ देख रहे थे, माना कि उनके मास्क की वजह से उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था, वो डर रहा था। दूसरी तरफ प्रिंस तो अभी भी शॉक में था। आज तक किसी ने भी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। यहाँ इन लाशों के ढेर में प्रिंस अपने होने वाले वाइफी की मदद करना चाहता है, बस ये जानना चाहता है कि वो ठीक है या नहीं, और बदले में उसे क्या मिलता है? डांट। क्या क्या वो पागल है?
तभी प्रिंस अपना सर पीछे करके जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसकी हरकत ही ऐसी थी। वो ही बेवकूफ़ है जो ऐसे अचानक से वांगची के रूप से उठाने की कोशिश कर रहा था। प्रिंस की हंसी गूंजती हुई सी सुनाई दे रही थी, जैसे वो तालिस्मान के पीछे दब गई हो। ये सुनकर वांगची के दिल में अचानक से कसक उठी। उसे वो हंसी याद आ गई, बेफिक्र और सुहानी। हाँ, वो था। वांगजी अब जाकर समझ गया, जहाँ अपने दृश्यों में वो अपने आप को समझ पा रहा था, महसूस कर पा रहा था। असल में वो प्रिंस थे। अचानक से वांगजी के दिल में एक और ख्याल आया। उसे प्रिंस विभूषण की असली हंसी सुननी है, फिर से एक बार। तभी भौशन सर ने पीछे से कहा, आयो। वो थोड़ा आगे बढ़ी और प्रिंस विभूषण को डांटते हुए बोली, वो बिल्कुल सही है। बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता। जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, जिसने तुम्हारी जान बचाई है, उसका तुम्हें ठीक से हाथ मांगना चाहिए। अब तो प्रिंस और भी ज़ोर से हंसने लगे और फिर वांगजी और अपने शिजुन के सामने वो करते हुए बोले, ज़रूर ज़रूर, मुझे माफ़ कर दो मेरे खूबसूरत चाँद। तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें छुए बिना रह ही नहीं पाया। माना कि प्रिंस की आवाज़ से तो कुछ अलग नहीं लग रहा था, पर वांगजी को एहसास हो रहा था कि प्रिंस उस मास्क के पीछे स्मग कर रहे हैं। इससे तो वांगजी और भी ज़्यादा चिढ़ गया। उसने प्रिंस की तरफ पीठ की। प्रिंस उसके सामने ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हैं, इतनी बदतमीजी से। वांगजी अब लंगड़ाते हुए आगे चलने लगा, उन ईलिंग डिसाइपल्स की तरफ जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। वो उनसे मिलना चाहता था, उनके साथ वापस जाना चाहता था। इतनी दूर से भी वो समझ पा रहा था, वेंचिंग और लानी एक स्वॉट पर आ रही है और उनके पीछे कुछ दूरी पर वेनिंग और उसके शूफू है। तभी वांगजी एक लाश से टकरा गया और लड़खड़ाया। पीछे से दोबारा हंसने की आवाज़ आई और प्रिंस ने पूछा, लांझा, तुम ठीक तो हो ना? प्रिंस तुरंत उसके ऊपर आ गए, पर उसे टच नहीं किया, बल्कि उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो शिजुन तुम्हें अपने स्वॉट पर ले सकती है। मुझसे गलती हुई, माफ़ कर दो। वांगजी एक पल के लिए चुप रह गया। उसने प्रिंस का अपनी तरफ बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। दोनों के बीच में जो ये मस्ती वाला माहौल चल रहा था, वो तुरंत ही खत्म हो गया, क्योंकि तुरंत ही वांगजी के पैरों से फिर से एक बार दर्द उठा। वहाँ चारों ओर बस लाशें ही लाशें थी। यहाँ से रास्ता निकालना तो बहुत मुश्किल था, खासकर उन लाशों को लांघना पड़ता। ये सब सोचकर ही वांगजी का सर चकराने लगा था। उससे तो ये नहीं हो पाता। तभी उसके पैर में फिर से एक बार जोर से दर्द उठा और तब जाके वांगजी ने देखा उसके पैर से खून निकल रहा है। शायद टाँके खुल चुके होंगे। रोशन सर ने अपना हाथ घुमाया और जादू से उन सभी लाशों को एक तरफ कर दिया, बीच में रास्ता बनाया और उन लाशों के ढेर को देखते ही वांगजी और प्रिंस एक साथ ही चौंक गए, सहम गए। दोनों के दिमाग में एक साथ याद उभर आई एम्परर शांगजे की। उनका मृत शरीर भी ऐसे ही उनके सिपाहियों के लाशों के ढेर पर पड़ा था। आप आप चाहो तो मुझे उठा सकते हो, वांगजी बुदबुदाया। वांगजी अपने सम्मान के साथ समझौता कर रहा था। वह ऐसा कभी नहीं करता, पर अभी उसकी ताकत जवाब दे गई थी। नज़रें धुंधली हो रही थी। उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, साथ में ची एनर्जी भी ख़त्म होने को आई थी। ये दर्द बस शारीरिक तौर पर नहीं था, वो मानसिक तौर पर भी बहुत थक चुका था। वो तो बस अभी आराम करना चाहता था, बस एक सुरक्षित जगह देखकर बहुत देर तक सोना चाहता था। वांगजी ने प्रिंस को खुद को उठाने दिया। उसका चेहरा प्रिंस की गर्दन में था। वो चुपचाप वहाँ पर अपना सर रखकर आंखें मूंद कर शांति से सो गया। सोने से पहले उसे बस एक चीज़ याद रह गई, प्रिंस की खुशबू बिल्कुल बारिश के पानी की तरह थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, वो अंधेरे में डूब गया। वांगजी अब अच्छी गहरी नींद में चला गया। जब उसकी नींद थोड़ी थोड़ी खुलने लगी, उसे अपने शूफू की आवाज़ आई, पर उसकी थकान इतनी ज़्यादा थी कि वो आंखें भी नहीं खोल पाया। जब अगली बार वो जग गया
तब उसने भाषण सरन को किसी के साथ बहस करते हुए पाया। भाषण सरन कह रही थी, तुम अभी इतने ठीक नहीं हुए हो, बार बार अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो, बार बार रूप बदल रहे हो। अगर तुमने अभी से अपनी ची एनर्जी बैलेंस नहीं की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। थोड़ा सा सब्र करो। हम जानते हैं तुम उसके पास रहना चाहते हो। हम इसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे ताकि तुम्हारा श्राप खत्म हो जाए। जिस तरह से हमने वांगची को ढूंढ लिया है उस तरह से हमें कोई उपाय भी मिल जाएगा। तभी भाषण सरन की बात काटते हुए प्रिंस बोले, और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा शिजुन? उनकी आवाज़ चढ़ी हुई लग रही थी। 1000 साल बीत गए हैं। मैं अभी भी इस दुनिया में बुराई को अच्छाई पर जीतता हुआ देख पा रहा हूँ। इस वक्त बस हम दोनों बचे हैं, बाकी सब चले गए हैं और आप मेरी मदद नहीं कर पा रही हो। सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ। मैं अकेला ही इसे क्लेंस करने का काम करूँगा। उसे मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि हम इस श्राप का तोड़ नहीं ढूंढ लेते। उसे मेरे साथ ज़बरदस्ती सोने की ज़रूरत नहीं है, जबकि वो मेरी तरफ देख भी नहीं सकता। इस हालत में मैं उसे कैसे अपना पाऊँगा? और अगर वो प्रेग्नेंट हो गया तो क्या हमारे बेटे पर भी वो कर्ज लगेगा? क्या वांगजी की ज़िंदगी भी मेरी माँ की तरह बनेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा आशियान। भाषण सरन ने प्रिंस की बात काट दी। फिर आगे बोली, हम कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढेंगे, इसे ठीक करेंगे, इससे पहले कि बातें बिगड़ जाए। और हाँ, ये सब वांगजी की मर्जी है। वो तय करेगा कि आगे उसे क्या करना है। क्या उसके पास सच में कोई रास्ता है? प्रिंस विभूषण चिल्लाए। वांगजी को लग रहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तो बस अपना हाथ बढ़ाकर प्रिंस को सहलाना चाहता था, उन्हें शांत करना चाहता था। प्रिंस आगे कहने लगे, आपने उसे ऐसे नहीं देखा शिजुन जैसे मैंने देखा है। उसकी ची एनर्जी दुनिया में सबसे ज़्यादा पवित्र है, सबसे ज़्यादा शुद्ध। वो दिल का बहुत सच्चा है, इस दुनिया का सबसे स्वाभिमानी व्यक्ति। पर वो अपने स्वाभिमान को भी त्याग सकता है इस दुनिया की भलाई के लिए, जैसे कि मेरे माता पिता ने किया था और जैसे कि तुमने किया था। भाषण सरन ने प्रिंस की बात काटते हुए कहा। इस बार उनकी आवाज़ शांत थी। उन्होंने आगे कहा, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट मेट है। वो इस दुनिया की भलाई चाहता है, न्याय की रक्षा करना चाहता है, पर ये दुनिया उसके लिए अच्छी नहीं है। प्रिंस चिल्लाए, आशियान। भाषण सरन ने कहा, मैं उसके लिए अच्छा नहीं हूँ। प्रिंस ने अपनी बात जारी रखी, मैं उसके लिए बस एक श्राप हूँ जो उसे बस दर्द देगा, दुखी रखेगा। कोई भी मेरी जैसे किस्मत नहीं चाहेगा, खासकर वो। ये सच नहीं है, भाषण सरन ने कहा। उनकी आवाज़ कांपने लगी थी। वो कह रही थी, तुम श्राप नहीं हो, तुम तो नेमत हो, हम सब के लिए एक तोहफा हो। प्रिंस ने कहा, ये सब कहने की बातें हैं शिजुन, क्योंकि आप मेरी तरफ देख सकती हो और बस एक अकेली आप ही हो जो मुझे देख सकती हो। इसके बाद थोड़ी देर शांति छाई रही। वांगजी को लगा शायद वो दोनों कमरे से चले गए हैं, पर तभी भाषण सरन ने कहा, बस शादी होने तक रुक जाओ, तब तक तुम अपनी ची एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे तो दोबारा शिफ्ट होने के लिए तुम्हारे अंदर ताकत भी आ जाएगी। वांगजी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उन दोनों की बातों का मतलब क्या है। क्या वो प्रिंस के ड्रैगन फॉर्म की बात कर रही है? क्या प्रिंस को रूप बदलने पर तकलीफ होती है? प्रिंस ने कहा, मैं दोबारा चुप कर नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूँ बाहर दुनिया में क्या हो रहा है और मेरे सामने बस एक यही तरीका है। अचानक से वांगजी को प्रिंस की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गया, जैसे कि वो वापस से नींद की आगोश में चला जा रहा हो। उसने जागे रहने की बहुत कोशिश की, समझने की कोशिश की कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। पर जल्द ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा और गहरा होने लगा और वांगजी वापस से नींद के हवाले हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियोस के अर्ली एक्सेस के लिए 30 रुपये वाली मेंबरशिप भी लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने मैरिड स्ट्रेंजर्स का पार्ट 88 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगर आप मेंबरशिप नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैरिड स्ट्रेंजर्स में हनीमून फेज़ चल रहा है। वहाँ पर सारे वीडियोस पर येलो डॉलर आ रहे हैं, चाहे उसमें इंटीमेट सीन हो या ना हो। इसलिए वो वीडियोस करीब 10 दिन के लिए अंडर रिव्यू रहते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रही है और सेल्फिश भी, पर क्या करें, कुछ पॉलिसीज़ हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। सॉरी कि आपको इतना इंतज़ार करवा रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए वांग्श एंड बबल में खुश रहिए। थैंक यू।